नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात अमेरिका की टैरिफ घुड़की का सामना करते चीन की। चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आए आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप की कोशिशों के बावजूद चीनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कमजोर नहीं पड़ी है। आखिर क्या है चीनी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और अमेरिका क्यों चीन को लेकर चिंतित है? क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? और लगभग एक ही समय आज़ाद होने के बावजूद भारत चीन से पिछड़ कैसे गया? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ विवाद क्या है। टैरिफ यानी आयात शुल्क, जो एक देश दूसरे देश से आयात करता है सामान का, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया है। 2025 में अमेरिका ने चीनी सामान पर 145% तक टैरिफ लगा दिया, जबकि पहले ये महज 20% था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों जैसे कोयला और प्राकृतिक गैस पर 125% तक टैरिफ लगा दिया। ये ट्रेड वॉर 2018 से शुरू हुआ, जब ट्रंप ने पहली बार चीन पर टैरिफ लगाया था, यानी अपने पहले कार्यकाल में, क्योंकि अमेरिका का व्यापार घाटा यानी आयात का ज्यादा होना, निर्यात का कम होना, तो व्यापार घाटा अमेरिका का चीन के साथ बढ़ गया था। इस बार यानी इस कार्यकाल में ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाया और यूरोपीय संघ को भी धमकी दी है। इसका मकसद है कि अमेरिका व्यापार घाटा किसी तरह कम करे, अमेरिकी नौकरियों को जो चली गई हैं वो वापस आए। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका में नौकरियां हैं वो बाहरी लोगों को न मिलकर अमेरिका के लोगों को मिलें। निशाने पर जाहिर है भारत भी है, जो बड़े पैमाने पर भारतीय लोग अमेरिका में तमाम कंपनियों में काम करते हैं। ट्रंप का दबाव है कि अमेरिकियों को काम दिया जाए। जाहिर है विश्व व्यापार संगठन जो बना था WTO, उसका मकसद ये नहीं था, वो संरक्षणवाद के खिलाफ था, यानी मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर बना था। एक व्यवस्था जो पिछले 30 सालों से चल रही है, उसमें अब एक बड़ी हलचल नजर आ रही है और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महामंदी का शिकार हो सकती हैं। महामंदी का मतलब हुआ कि लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं और बाजार में सामान भरा पड़ा है। अगर सामान भरा पड़ा है और लोग खरीदेंगे नहीं तो नई मांग नहीं होगी, और अगर मांग नहीं होगी तो फिर उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो एक ये ऐसा दुष्चक्र है जिसमें अर्थव्यवस्थाएं फंस जाती हैं, जैसे 1930 में फंसी थी, जिसका नतीजा अंत में एक द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमारे सामने आया। तो ट्रंप ने लगातार चीन पर जो हमला किया, हालांकि अभी एक स्थगित है, 30% है। 12 अगस्त को ये मसला ख़त्म हो रहा, और 12 अगस्त तक अगर कोई ट्रेड डील ठीक से नहीं हुई तो फिर ये 150% की जो बात है, ये ट्रेड टैरिफ लग जाएगा। लेकिन अभी जो चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर ताज़ा आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि चीन को बहुत फर्क नहीं पड़ा है। 15 जुलाई को चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने वर्ष की पहली छमाही के लिए GDP वृद्धि के आंकड़े जारी किए हैं, यानी अप्रैल से जून 2025 के बीच के ये आंकड़े हैं, वो आपके सामने हैं। पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच ये वृद्धि थी 5.4%, और दूसरी तिमाही जो है, जो अप्रैल से जून के बीच है, उसमें 5.2% है। और 2025 की जो पहली छमाही में चीन का जो व्यापार अधिशेष है वो 586 अरब डॉलर है। ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। व्यापार अधिशेष को आप यूँ समझें कि अगर कोई देश 100 रुपये का निर्यात करता है और 80 रुपये का आयात करता है, तो उसका जो ट्रेड सरप्लस है यानी व्यापार अधिशेष है वो हुआ 20 रुपये। और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को की मजबूती को दिखाता है कि अगर उसका निर्यात ज़्यादा है और आयात उसका कम है। तो कुल मिला के जो चीन ने 586 अरब डॉलर सिर्फ पहली छमाही में कमाए हैं, यानी उसका जो ट्रेड सरप्लस है वो
इतना है, $586। जाहिर है बड़े पैमाने पर चीनी सामान का निर्यात पूरी दुनिया में हो रहा है और उसकी तुलना में उसका आयात बेहद कम है। जून में चीन का निर्यात 5.8% ही बढ़ा है, लेकिन ये फिर भी एक बड़ा आंकड़ा है। तो क्या चीनी अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर का सबसे बुरा दौर पार कर लिया है? चीन की ये जो मजबूती दिखाई दे रही है, ये अभी विशेषज्ञों के पूरे अनुमान को थोड़ा सा हिलाने वाली है और वो इसे शंका की निगाह से देख रहे हैं। लीजा सीली जो एक का इंटरव्यू आया है इंडियन एक्सप्रेस में, वो एक कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है। लीजा सीली कौन है, उनके बारे में बताते हैं। फिलहाल उनकी आप तस्वीर देखिए। ये वॉशिंगटन डीसी में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सेंटर ऑफ चाइना का जो एनालिसिस है उसमें ये फेलो हैं। यानी ये वॉशिंगटन में रहते हुए चीन की अर्थव्यवस्था वगैरह पर कड़ी नज़र रखती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि चीन में चूँकि एक खुलापन नहीं है, मीडिया को आज़ादी वैसी नहीं है, वहाँ पर जो आंकड़े आते हैं वो सरकारी माध्यमों से ही आते हैं। तो तमाम ऐसे स्वतंत्र अपने को बताने वाले विशेषज्ञ चीन की अर्थव्यवस्था को अपने तई विश्लेषित करते हैं, यानी उसको एनालाइज करते हैं। और वॉशिंगटन में बाकायदा एक इंस्टीट्यूट है, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो जैसा मैंने बताया, जहाँ की ये लीजा सीली हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि चीन ने स्टॉक पाइलिंग, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने और नीतिगत समर्थन से टैरिफ के असर को कम किया है, लेकिन ये अस्थायी राहत है। असली चुनौती तब आएगी जब स्टॉक खत्म होंगे और 90 दिन का टैरिफ ट्रूस जो 12 अगस्त को खत्म हो रहा है, तब जो टैरिफ ट्रूस समाप्त होगा तब असली तस्वीर सामने आएगी। यानी इनका यह कहना है कि अभी जो स्टॉक पाइलिंग, यानी बहुत सा जो उत्पादन है, जो सामान पहले से बन चुका है वो रखा हुआ है, और आपूर्ति श्रृंखलाएं यानी जो सप्लाई चेन है वो चल रही है। पॉलिसी भी पक्ष में है पूरी तरह से व्यापार के वहाँ पर। तो टैरिफ का जो हमला हुआ है उसका असर उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये राहत अस्थायी है। 12 अगस्त के बाद जब नई स्थिति आएगी तब जाके पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो जाए टैरिफ की वजह से। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका टैरिफ वॉर छेड़ ही क्यों रहा है, उसे तकलीफ क्या है? तो ऐसे में हमें ट्रंप की नीतियों की ओर एक नज़र डालनी होगी, जो वो बहुत स्पष्ट तरीके से अपने दोबारा चुने जाने के पहले और चुने जाने के बाद भी तो बहुत खुलकर बार बार कह रहे हैं। उनका नारा है अमेरिका फर्स्ट, यानी ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां अपने देश में ही उत्पादन करें, न कि चीन में। बहुत सी ऐसी अमेरिकी कंपनी हैं जो दरअसल चीन में अपने कारखाने लगाती हैं। उसकी वजह है कि वहाँ जो मजदूरी है एक तरह से वो कम देनी पड़ती है और सरकार का पूरा समर्थन है, तो वो वहाँ पर अपने कारखाने लगाने को ज़्यादा फायदेमंद मानती हैं। इसके जाहिर है ट्रंप मानते हैं कि इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, और फिर चीन पर दबाव लगातार वो बढ़ाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं कि चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाकर उनका मकसद है कि अमेरिका का जो व्यापार घाटा है उसको कम किया जाए। और सिर्फ चीन पर ही क्यों, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ पर भी टैरिफ की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका एक ही मकसद है कि वैश्विक व्यापार में जो अमेरिका की भागीदारी है वो बेहतर हो, उनकी स्थिति मजबूत हो। और चीन लेकिन सबसे बड़ा खतरा है। तो ट्रंप का कहना है कि अगर चीन जवाबी टैरिफ जो है वो हटाएगा तो वो भी टैरिफ कम कर सकते हैं। यानी उनका कहना है कि अगर चीन कम करता है तभी वो कम करेंगे। जो विश्व व्यापार संगठन के कुछ नियम हैं जिनके तहत जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं रही हैं उनको ये छूट रही है कि वो अपना टैरिफ ज़्यादा कर सकती हैं, अब वो कोई छूट देने को वो तैयार नहीं है। उधर चीन ने भी जवाब दे दिया है, सिर्फ सुना नहीं है, जवाब दे दिया है। उसने साफ कहा है कि वो तैयार है। और क्या कहा है चीन ने? चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों, कोयले और प्राकृतिक गैस पर 10 से 15% टैरिफ जवाब में लगा दिया है। और चीन और भी बाजार में अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत, वियतनाम और आसियान देशों के साथ
व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। और एक बेहद आत्मविश्वास से भरे जो उनके राष्ट्रपति हैं, वो चीन की छवि को भी बहुत आत्मविश्वास से भरी बनाए रखते हैं। और उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ वार नहीं चाहते लेकिन डरते भी नहीं। चीन ने बल्कि विश्व व्यापार संगठन में शिकायत भी दर्ज कराई है, क्योंकि अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा भाव है, जो उनकी भंगिमा है, वो विश्व व्यापार संगठन के मुक्त बाजार को लेकर लिए गए जो बुनियादी संकल्प हैं उनके खिलाफ है। इसके अलावा चीन वैकल्पिक बाजारों की तलाश और प्रभाव वहां बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ में आसियान के साथ निर्यात बढ़ाकर जो अमेरिकी टैरिफ का असर है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल लिजी सी ली के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है, लेकिन ये पूरी तरह टैरिफ के असर से उबर नहीं पाई है। घरेलू मांग कमजोर कड़ी है। चीन में जो बाहरी दिख रहा है उसका निर्यात या कम आयात, लेकिन उसका असर देश में तो पड़ रहा है। और वहाँ जो खुदरा बिक्री है उसमें नरमी है, यानी लोग खर्च करने में हिचक रहे हैं। कई ऐसे मसले नज़र आते हैं वहाँ पर कि लोगों को नौकरी को लेकर भी असुरक्षा है, यानी संकट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। बहरहाल चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार किस स्तर पर है, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कुछ दशक पहले कि चीन इस स्थिति पे जाएगा। तो इस समय दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की जो जीडीपी है वो 18.3 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। 18.3 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। आप सिर्फ कल्पना करिए, बिलियन यानी अरब। और 2025 की जो पहली तिमाही थी, अभी बात हुई 5.4% और दूसरी में 5.2% उसकी वृद्धि दर है। लेकिन अब जो पूरी स्थिति है टैरिफ वगैरह से, उसको लेकर उसका जो विकास दर का अनुमान है वो विशेषज्ञों ने घटा दिया है। और उनका कहना है कि 2025 में जो कुल विकास दर होगी चीन की वो 3.5% होगी। यानी आगे चलकर टैरिफ निर्यात को प्रभावित कर सकता है। हालांकि फिलहाल निर्यात में 5.8% की वृद्धि है और व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस उम्मीद से बेहतर ही है। लेकिन घरेलू मांग, जो घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था है, वहाँ कई संकट भी हैं, आंतरिक समस्याएं भी हमें जान लेनी चाहिए कि क्या है। तो सबसे बड़ी बात, घरेलू मांग में कमी। वजह, लोग स्थिति को देख रहे हैं और उनका बचत पर जोर है, खर्च पर नहीं। ये जो पूरी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसकी सबसे बड़ी बात है कि लोग खर्च करें, खर्च बढ़ाएं और उस खर्च को पूरा करने के लिए वो कमाने पर ज़्यादा जोर दें और इस तरह अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। यानी आपको याद होगा जब आप छोटे रहे होंगे या अगर आप बच्चे हैं तो शायद आपको नहीं पता हो, एक ज़माने में स्कूल में भी बच्चों को बचत सिखाई जाती थी। संचयी का एक बाकायदा बैंक खाता खोला जाता था और कहा जाता था लोग बचाएं। अब उल्टा है, लोग खर्च करें और इसलिए उन्हें तमाम तरह के लोन दिए जाते हैं ताकि वो खर्च करें और अर्थव्यवस्था में बढ़त हो, लोग मकान खरीदें। लेकिन चीन में नहीं हो रहा है, इसलिए आवास संकट का भी मसला है। जो संपत्ति है वो उसके मूल्यों में गिरावट आ गई है। जो मकान आपने ख़रीदा है ये सोच करके 10 साल में इसकी कीमत तो 3 गुना हो जाएगी, तो पता चला कि दाम बढ़ नहीं रहे हैं। बढ़ इसलिए नहीं रहे कि मांग नहीं है। और असुरक्षा, जो नई अर्थव्यवस्था है उसमें नौकरी की असुरक्षा एक बड़ा कारण है। कम मजदूरी मिल रही है, बेरोजगारी है, तो कब किसकी नौकरी चली जाए ये कहा नहीं जा सकता। और उससे भी बड़ी बात, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होने का एक दूसरा असर यह है कि उम्र दराज आबादी बढ़ रही है, यानी वर्कफोर्स घट रही है। जो नौजवान लोग हैं उनसे ज़्यादा तादाद या उन्हीं के बराबर तादाद उम्र दराज आबादी की भी हो गई है, जो पेंशन सिस्टम पर दबाव बना रहे हैं। यानी इससे पेंशन सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। वो काम तो नहीं कर सकते लेकिन पेंशन तो उन्हें देनी पड़ेगी। तो इस तरह से वर्कफोर्स का पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। और दूसरा, पूरी तरीके से चीन निर्यात पर निर्भर है, यानी आप उत्पादन करके पूरी दुनिया को अपने माल से भर दे रहे हैं। और ऐसे में जब टैरिफ का एक कोई जोखिम आता है तो आपको नुकसान होता है, यानी सीधे निर्यात का मसला बनता है। और लिजी सी ली जिनके इंटरव्यू की हमने बात की, वो
कहती हैं कि ये समस्याएं दशकों पुरानी नीतियों का नतीजा है, जहां निवेश को उपभोग से ज्यादा तरजीह दी गई है। लेकिन चीन के तरकश में कई और तीर हैं जिससे वो मुकाबले में बना हुआ है। पहली बात तो उसका जो नवाचार है, यानी नई नई तकनीकों में आगे बढ़ने की जो उसकी भूमिका है। 5G तकनीक में 1.1 अरब से ज़्यादा 5G मोबाइल यूज़र इस समय चीन में हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है 5G तकनीक को लेकर। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV में भी बहुत वो कमाल कर रहा है। वैश्विक EV बाज़ार में चीन का दबदबा है। हालांकि यूरोपीय संघ का कहना है कि ये सब्सिडी दी जा रही है जो मुकाबले में असंतुलन पैदा करती है, मुक्त बाज़ार के सिद्धांत के विरुद्ध है। लेकिन फ़िलहाल जो EV वो बना रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसे हम बैटरी वाली कार कह लीजिए, उसमें चीन काफ़ी आगे बढ़ा है। उसके पास जो बैटरियां हैं वो कम समय में चार्ज हो जा रही हैं और लंबी दूरी दूसरों की तुलना में जा रही हैं। पेटेंट 2024 में चीन में ने सबसे ज़्यादा पेटेंट दाखिल किए, जो बताते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसके R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसकी कितनी प्रगति है और उसकी कितनी रुचि है और वो उसको कितनी प्राथमिकता दे रहा है। यानी सबसे ज़्यादा पेटेंट 2024 में चीन को मिले। और विश्व व्यापार में भागीदारी, इसमें तो उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। इस समय चीनी वैश्विक व्यापार का 14% हिस्सा रखता है, जबकि अमेरिका के हाथ सिर्फ 10% है। यानी कुल अगर 100 रुपये का व्यापार हो रहा है पूरी दुनिया में, तो 14 रुपये का व्यापार सिर्फ चीन कर रहा है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। 2024 में चीन का निर्यात $3.5 ट्रिलियन था, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आयात 2.5 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका सीधे मसला ये हुआ कि $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार अधिशेष, उसे $1 ट्रिलियन का सीधे सीधे सिर्फ आयात निर्यात का जो अंतर है उसमें उसको फ़ायदा हुआ है। और जो उसका वॉल्यूम है और उसकी रैंकिंग है, GDP 18.3 ट्रिलियन, दुनिया में दूसरा स्थान। और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें चीन दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। विश्व का कारखाना फिलहाल उसे कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में यकीन नहीं होगा लोगों को कि सन 2000 में सिर्फ उसकी हिस्सेदारी 6% थी, जो बढ़कर 33% हो गई है और 2030 तक उम्मीद है कि 45% हो जाएगी। यानी ये जो बढ़त है ये बता रहा है कि कैसे चीन दुनिया का वाकई एक कारखाना बन गया है। जो भी सामान आपके इर्द गिर्द है बहुत संभव है कि वो चीन में बना हो। और अमेरिका के लिए यही चिंता का सबब है। राष्ट्रपति ट्रंप का नारा है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी नारे के दम पर बदौलत उन्होंने अपनी दूसरी पारी में कामयाबी हासिल की। यानी हर क्षेत्र में अमेरिका को आगे रखना है। व्यापार तो उसकी सबसे बड़ी कसौटी है और ट्रंप एक घुटे हुए व्यापारी हैं। उनका दावा है कि वे व्यापार बंद करने की धमकी देकर युद्ध भी रुकवा सकते हैं। ऐसे में जो चीन की बढ़त है वो खटक रही है, उसका खटकना स्वाभाविक है। वो जानते हैं कि चीन की ताकत मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में है और उनकी जो टैरिफ रणनीति है वो चीन को इसी क्षेत्र में चोट पहुंचाने का जरिया है। दूसरी ओर भारत को भी चीन के खिलाफ वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब भारत अमेरिका संबंध को हमें देखना होगा, जो ये भी हमने चर्चा की। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। क्वाड में कौन है? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड के जरिए अमेरिका चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते अमेरिका के उप विदेश मंत्री थे कर्ट कैंपबेल, उन्होंने इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। पहले आपका शायद ये चेहरा आपको याद हो। उन्होंने कहा था कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने जो चुनौती पेश की थी, चीन आज उससे बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती थी। और फिर उन्होंने भारत को लेकर एक गंभीर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चीन के उकसावे वाले कदमों के खिलाफ भारत को समर्थन देना चाहिए। यानी अमेरिका को भारत के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना चाहिए। साफ समझा जा सकता है कि अमेरिका की नज़र में भारत चीन विरोधी रणनीति का एक मंच है। वैसे ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ की धमकी दी है, खासकर ब्रिक्स देशों पर, जिसका भारत
संस्थापक सदस्य है, 100% टैरिफ की बात वो रोज कह रहे हैं। और आज तो जो यूरोपीय यूनियन है उसने एक कदम आगे जाकर जो रूस से तेल लेने की बात है जो लगातार लिया जा रहा है भारत की ओर से, उसमें गुजरात की एक रिफाइनरी पर बाकायदा प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका बहुत दिनों से कह रहा है कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो फिर हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इससे रूस को फ़ायदा होता है और जो वहाँ पर युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, उसमें रूस की स्थिति मजबूत होती है। तो अमेरिका लगातार इस बात के लिए भारत पर दबाव बना रहा था और ईयू ने यानी यूरोपीय यूनियन ने इसकी घोषणा भी कर दी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के कोण को देखते हुए भारत पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाना शायद ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। वैसे भारत और चीन के बीच संबंध तो तनावपूर्ण चल ही रहे। हाल के दिनों में सीमा विवाद ने इसे और बढ़ाया है। यह अलग बात है कि सीधे टकराव से बचा जा रहा है। एक वजह भारत और चीन के बीच व्यापार की बढ़ोतरी भी है। ये आप देखें कहां पर हैं। जो भारत और चीन का व्यापार है वो 135 अरब डॉलर का है और भारत का व्यापार घाटा लेकिन 85 अरब डॉलर का है। यानी आप वहां से सामान मंगाते हैं और वहां भेजते बहुत कम है। ये जो व्यापार घाटा है ये तो यही बता रहा है। भारत मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो मशीनरी है और जो केमिकल्स हैं, ख़ास तौर पर दवा उद्योग के लिए, उनका चीन से आयात करता है और उसका फ़िलहाल कोई विकल्प भी नहीं नज़र आ रहा। पिछले दिनों खाद को लेकर, रासायनिक खाद को लेकर भारत में बड़ी किल्लत हुई और अभी भी चल रही है। उसके पीछे चीन से आने वाले केमिकल्स का रुक जाना था। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, जिससे भारत के साथ रिश्ते और ख़राब हो गए। लेकिन अमेरिकी दादागिरी ने हालात पर दोनों देशों को पुनर्विचार के लिए शायद मजबूर किया है। ये तस्वीर देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी राष्ट्रपति, एक तरह से सर्वे सर्वा, वहाँ के शी जिनपिंग। हाल ही में वहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए, तो वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। जबकि कुछ दिन पहले भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के व्यापार के बहिष्कार का इशारा किया था। गुजरात में एक मीटिंग उन्होंने संबोधित की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दिवाली में भी छोटी आंख वाले गणेश जी आ जाते हैं। उन्होंने व्यापारियों का आह्वान किया था कि घाटा सहकर भी विदेशी माल ना बेचें। ये सीधे सीधे चीन के माल को लेकर ये बात थी, क्योंकि और कहीं से छोटी आंख वाले गणेश जी तो भारत में आते नहीं। लेकिन एस जयशंकर की यह मुलाकात बता रही है कि भारत अमेरिका पर भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। देखा जाए तो दोनों देशों की विकास यात्रा साथ ही शुरू हुई थी, यानी भारत और चीन। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन में क्रांति 1948 में हुई और 80 के दशक तक दोनों की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी। लेकिन चीन ने 1978 में देंग शियाओपिंग के समय आर्थिक सुधार शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर जोर दिया, विज्ञान और तकनीकी पर भी काफ़ी खर्च किया। और 80 के दशक में भारत ने क्या किया? भारत सांप्रदायिकता के एक ऐसे दौर में प्रवेश करने लगा जिसने सबसे ज़्यादा विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना पर प्रभाव डाला। आप एक तस्वीर शायद ही भूल पाएं। यह तस्वीर है आडवाणी की रथ यात्रा, शायद आपको याद हो। आडवाणी जी तो मार्गदर्शक मंडल में हैं, लेकिन उनके जो सारथी थे नरेंद्र मोदी, अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सफ़र इन्हें सफलता के शिखर पर ले गया। लेकिन हुआ क्या? राम मंदिर विवाद तो अदालत से ही सुलझा और यही सभ्य तरीका था। लेकिन बीजेपी इसे सड़क पर ले आई और देश का माहौल इस कदर बदल दिया कि तर्क और विज्ञान के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए, कुछ स्थिति संभली, लेकिन देश की बड़ी श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो सका। पूरी ऊर्जा सांप्रदायिक विवादों को हल करने में ही नष्ट हो गई। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की जगह हमलों की चर्चा होने लगी और वैज्ञानिक संस्थानों को अनुदान मिलना मुश्किल होने लगा। इस समय भी चर्चा हो रही कि देश में हजारों प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भविष्य में क्या बनेंगे अब कहना मुश्किल है। हाँ, सेवा क्षेत्र के बदौलत भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल थोड़ा दम दिखा रही है, लेकिन चीन की तुलना में कहाँ है? ये देखिए, भारत की जो कुल जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की 18.3
3 ट्रिलियन डॉलर। ये 6 गुना से ज़्यादा है। अब तो आबादी भी लगभग बराबर है। तो ये जो अर्थव्यवस्था का फ़र्क है, ये बताता है कि हम क्यों पिछड़े और उसका क्या नतीजा निकला। प्रति व्यक्ति आय 13,661 डॉलर, ये चीन की है, और हमारी है 2,868 डॉलर प्रति वर्ष। तो ये भी 6 गुना आप समझ लीजिए लगभग। तो हमसे 6 गुना आगे वो चले गए, क्योंकि चीन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी खर्च किया। और इस तरह का कोई देश में सांप्रदायिक वैमनस्य का वहाँ पे माहौल न था, न उसकी गुंजाइश थी। इसमें शक नहीं कि चीन भारत का चिर प्रतिद्वंदी है, लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दोनों एक बड़ी सम्मिलित शक्ति भी बन सकते हैं, खासतौर पर जब अमेरिका टैरिफ की धौंस दिखा रहा हो। लेकिन इसके लिए नमस्ते ट्रंप या अब की बार ट्रंप सरकार जैसी नारेबाजी का मोह छोड़ना होगा। यह आसान तो नहीं है, लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जहां अप्रत्याशित फैसले ही अपेक्षित नतीजे दे पाते हैं। क्या मोदी सरकार ये साहस दिखा पाएगी? हम देखेंगे और आप भी देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पता हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.